बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पुरतशद्दद इंसाफ पसंदी के खिलाफ पेश किया गया हुकूमती बिल जो है वो सैनेट से ड्राप हो गया है। क्या इस बिल का या इस मुजवजा कानून का निशाना इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? क्या बिल ड्राप होने से इमरान खान की खलासी हो जाएगी या मज़ीद आगे जाके उनके गिर्द शिकंजा जो है वो टाइट होने वाला है? इस पर बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई के सानिया के हवाले से कुछ बातें की हैं एक इंटरव्यू में। उनमें नया क्या है? उन्होंने नई बात क्या की है? ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का मुस्तकबिल ख़तरे में है? सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कोई साजिश चल रही है? ये साजिश कामयाब होगी या नहीं होगी? लेकिन इससे पहले जो सानिया हुआ है बाजोड़ वाला, 40 के करीब बंदे जो हैं खुदकुश हमले में जाँ बहक हो गए हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक। अच्छा, ये JUIF का जो था, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का कन्वेंशन था, वहाँ ये हमला हुआ है। और टाइमिंग देखिए इसकी, जब चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए हुए हैं ये CPEC की 10 साला तकरीबात में शिरकत के लिए, ऐन उस दिन ये कार्रवाई डाली जाती है। मुझे नहीं पता किसी ने ज़िम्मेदारी अभी तक कबूल की है या नहीं की है, लेकिन जो तरीक़ाकार है, तरीक़े वारदात है, वो वही पुराना है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इस्तेमाल करती रही है। और फिर चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट आई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है इसका इल्हाक़ हो सकता है अल-कायदा के साथ। अब पता नहीं अल-कायदा का वजूद है कहीं या नहीं है। वो जो मैंने टाइमिंग की बात की है ना, माज़ी में भी जो इस तरह की वारदातें होती रही हैं, उनमें ये कोशिश की जाती रही है कि पाकिस्तान में तो अदम इस्तेकाम या बदअमनी पैदा करनी ही करनी है, लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान तनहा हो जाए। अब चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म आ रहे थे, तो ऐन उस दिन ये इन्होंने वारदात डाली है। और आपको याद होगा जब श्रीलंकन टीम आई थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उस पे हमला हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास। तो उसके बाद पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मैदान थे वो इंटरनेशनल मैचों के लिए तरस गए थे, वीरान हो गए थे। और इमरान खान साहब जो हैं, ये वही TTP है ना जिसको इमरान खान साहब पाकिस्तान में आबाद करना चाह रहे थे, उनको वापस बुला रहे थे कि इतने क हज़ार लोग हैं, उनको वापस ले आते हैं, यहाँ पाकिस्तान में उनको बसा देते हैं। अब वो कहाँ जाएँ? अफ़गानिस्तान उनको रख नहीं रहा, तो हम क्या करें फिर उनके साथ? यहीं आना उन्होंने। और उन्होंने क्या सिला दिया आगे से, वो आपके सामने ही है। और फिर जब फैज़ अमीर साहब गए हैं वहाँ पे, चाय पी रहे थे और वहाँ बड़ी-बड़ी बातें की हैं इन्होंने कि सब ठीक है, ओके हो गया जनाब, जब अमेरिका निकला है अफ़गानिस्तान से, उस वाक़ये के बाद। तो इन सबको फिर पकड़े ना, इनका भी पता करें ज़रा कि इनको तक़वियत कैसे मिली इनके दौर में। 100 के करीब बंदे जो हैं, इन्होंने इस जो कलअदम तंज़ीम है, ममनुआ तंज़ीम है, इसके बंदे छोड़ दिए थे इन्होंने। जेलों में कैद थे, बंद थे और उनको छेड़ दिया था, जनाब जाएँ ठीक है, खैर सगाली के जज्बे के तहत। कमाल हो गया यार। ये जो बातें की जा रही है ना कि इमरान खान जो हैं ये इस मुल्क को तबाह करने का मंसूबा लेके आए थे। अगर TTP के साथ इनके तल्कात और उनके साथ मोहब्बत और फिर ये कहना कि मुझे तो तालिबान खां कहा जाता है, इस तरह की बातें की थी ना इन्होंने, इमरान खान ने, तो फिर इसको देख लें कि जनाब ये इसका ज़िम्मेदार कौन है इन हालात का। वो उन तक़वियत मिलती है उन बातों को, उन इल्ज़ामात को कि इमरान खान जो इस मुल्क में तबाही लाना चाहता था। अब आते हैं जनाब मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वाले मौज़ू की तरफ। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफ़ेसर फ़ाखर महमूद गोंदल साहब, गुजरात से उनका ताल्लुक़ है। 1-2 दिन पहले मुझे उनका फ़ोन आया बड़े परेशान, और उनका जनाब मैंने कुछ यूट्यूबर्स को सुना है, वो कह रहे हैं कि जनाब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब और हम ख्याल जजेस जो हैं, ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। उनके ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत वाला मुकदमा पड़ा हुआ है, कोई दरख्वास्त पेंडिंग है, उसको लेके कुछ मामलात हैं उनके ख़िलाफ़, यानी कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बात। वैसे तो तौहीन अदालत में माज़ी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, माज़ी बईद की बात कर रहा हूँ कि जनाब जजों के ख़िलाफ़, आला अदलिया के जजों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई हो। लेकिन 2009 में ये हुआ था, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए थे, तो जिन जजों ने PCO के तहत हलफ उठाया था,
تو ان میں سے کچھ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھی، یعنی ایسی ایک روایت موجود ہے۔ اب قاضی صاحب نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے؟ یہ وہ جو آڈیو لیکس انکوائری کمیشن بنایا تھا نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، جس میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بھی شامل تھے، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 19 مئی کو گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا اس انکوائری کمیشن کے قیام کا، اور پھر 22 مئی کو، اسی سال کی بات کر رہا ہوں، تو پہلا اجلاس ہوا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب اوپن ہم اس کی کارروائی جو اوپن کریں گے بند کمرے میں نہیں ہوگی، اور اگر ان کیمرہ کی کوئی ریکویسٹ آتی ہے اور ضروری سمجھا جاتا ہے پھر ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا جناب یہ کسی کے خلاف کوئی نہیں ہے، اس میں ملزم کوئی نہیں، ہم تو فیکٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں، اور جو 2 بزرگ خواتین ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے، اگر کوئی درخواست آتی ہے تو ان کا جو بیان ہے یا ان کے بارے میں انکوائری ہے وہ لاہور جا کے بھی ہم کر لیں گے۔ وہ 2 بزرگ خواتین وہی تھی نا طارق رحیم صاحب کی اہلیہ اور ان کی جو ساس تھی امرتا بندیال صاحب کی، وہ والا۔ اور پھر انہوں نے ریکارڈ مانگ لیا تھا کہ 24 مئی تک جو ریکارڈ وغیرہ ہے، ٹرانسکرپٹ وغیرہ ہے، وہ سارا جو ہے وہ پیش کریں۔ لیکن 26 مئی کو جو جسٹس بندیال صاحب ہیں ان کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ تھا، جس میں اعجاز الحسن صاحب بھی حسب معمول تھے، منیب اختر صاحب بھی تھے، شاد وحید صاحب بھی تھے، اور حسن نظر رضوی صاحب بھی تھے، انہوں نے حکم امتناعی جاری کر دیا اس اعتراض کے باوجود کہ جناب 3 جج نہ سنے، ایک تو اعجاز الحسن کا نام بھی ہے اس میں، منیب اختر کا نام بھی ہے، اور بندیال صاحب آپ کی تو ساس محترم ہے، آپ نہ سنے، انہوں نے اسٹے کر دیا۔ اور پھر 31 مئی کو دوبارہ اور پھر 31 مئی کو جو کمیشن کا اگلا اجلاس ہوتا ہے، اور انہوں نے کارروائی روک دی اس ججمنٹ کی بنیاد پہ، انہوں نے آبزرویشنز دی۔ اچھا، اب جو یہ اجلاس ہوتا ہے 31 مئی کو کمیشن کا، تو اس پہ جناب رولا ڈال دیتے ہیں ایک صاحب جو ہیں درخواست گزار ریاض حنیف راہی صاحب، وہ ایک درخواست دے دیتے ہیں جناب یہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ بھائی میرے، اگر اوپر والی عدالت کو حکم امتناعی جاری کر دیتی ہے، کوئی پروسیڈنگ روک دیتی ہے، تو نیچے والی عدالت نے سماعت کر کے جو تاریخ مقرر کی ہوتی ہے اس تاریخ کو اس نے لکھنا ہوتا ہے جناب یہ اوپر سے حکم امتناعی آ گیا ہے، اس لیے ہم کارروائی روک رہے ہیں۔ یہی کمیشن نے کیا، اور کمیشن کے سامنے تو جو پیش ہی نہیں ہوئے جن کو بلایا ہوا تھا، وہ تو اٹارنی جنرل نے جا کے بتایا جناب، یا انہوں نے خود پوچھا کہ کوئی حکم امتناعی جاری ہو گیا۔ تو اب جو ریاض حنیف راہی صاحب ہیں، انہوں نے، یہ ریاض حنیف راہی صاحب وہی ہیں جنہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کو چیلنج کیا تھا، جس پہ آصف کھوسہ صاحب نے پھر جناب بڑی برقیں چھڑکیں کچھ عرصہ ماری، اور پھر معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کو بھیج دیا کہ جناب اس پہ قانون سازی کریں۔ تو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، اور جب یہ 6 جون کو اس کی سماعت ہوتی ہے بینچ کے سامنے، 5 رکنی بینچ کے سامنے، تو وہ کہتے ہیں جناب میں نے توہین عدالت کی درخواست بھی فائل کی ہے، لیکن اس پہ دفتر کا رجسٹرار آفس کا اعتراض لگ گیا ہے، اور وہ بڑی معاون ہو سکتی ہے اگر اس درخواست کو بھی ساتھ سن لیا جائے۔ تو چیف جسٹس نے کہا اس پہ نمبر نہیں لگ رہا جناب، چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے جو اعتراضات ہیں دفتر کے دور کر دیں۔ دفتر نے اس میں یہی کہا کہ ایک تو لینگویج اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ تو حکم عدولی ہوئی نہیں، انہوں نے تو پروسیڈنگ روک دی ہے کمیشن نے، تو یہ کیسے اس کی سماعت کر لی جائے۔ اب ریاض حنیف راہی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں بھی سن لیجئے، یہ توہین عدالت کی درخواست لے کے گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ خود 1 ماہ توہین عدالت کی سزا بھگت چکے ہوئے۔ بہاولپور سے ان کا تعلق ہے، اور بہاولپور میں یہ ججوں کے ساتھ ان کا جو عدالتوں میں پھڈا چڑھائی رہتا تھا، اور ایسے ہی کسی رویے پہ ان کو حاکم علی شیخ صاحب ہوتے تھے جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے، جو بہاولپور بینچ میں ان دنوں کام کر رہے تھے، تو انہوں نے انہیں 1 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو مقصد کی سزا ہوتی ہے 1 سال کی، وہ بعض اوقات عدالت خود ہی معطل کر دیتی ہے اس کو، یا پھر اپیل میں جائے تو فوراً وہ معطل کر دی جاتی ہے، لیکن ان کی جو اپیل ہے اس کی سنوائی نہیں ہوئی تھی، 1 مہینہ انہوں نے جیل کاٹی تھی۔ بعد میں اس اپیل کا کیا بنا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس حد تک مجھے پتا ہے کہ جناب ایسا کوئی ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے۔ اب جو قاضی صاحب کے خلاف کارروائی کا معاملہ ہے نا، یہ ایک مت ہے، یہ ایک تاثر ہے عام، افسانہ کہہ لیں اس کو، کہ جناب یہ
बंदयाल साहब ने कुछ ना कुछ करना ही करना है इनका, क्योंकि इनको खदशा ये है कि जो हम ख्याल जजेस बैठे हुए हैं इनके साथ, जब काजी साहब आ जाएंगे और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी होंगे तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो इसलिए वो चाहते हैं कि काजी साहब का रास्ता किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन मैं आपको पेशगोई करता होता हूँ अदालती पंडितों के हवाले से। तो अदालती पंडित ये कहते हैं कि जनाब बंदयाल साहब जो हैं ये किसी मुहिम जोई के ताले आजमाई के मूड में नहीं है। हत्ता कि वो मैंने कहा ना जो फौजी अदालतों वाला केस है उसके बारे में भी जो अदालती पंडित हैं वो पेशगोई कर रहे हैं कि जनाब वो डिस्पोज ऑफ हो जाना है, अदालतें जो हैं वो बरकरार ही रहनी हैं और ट्रायल भी होने हैं। तो वो मैं उस पर कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। और फिर काजी साहब के खिलाफ जो दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो भी उन्होंने वापस कर दी। जो हुकूमत ने कहा जनाब ये हमें दूसरी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है ये वापस लेना चाहते हैं, अगर कि उन्होंने 2-3 महीने लगा दिए वापस करते करते और फिर कोई 20-25 सफ़ों की एक जजमेंट भी लिख दी, हालांकि वो इंतज़ामी किस्म का आर्डर था, तो वो भी उन्होंने वापस कर दिए। तो अब भी एक तो ये केस बनते ही नहीं है, कमज़ोर सा केस है, दूसरा वो इस मूड में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और गोंदल साहब को भी मैंने बताया था और दोबारा व्लॉग के ज़रिए बता रहा हूँ, ये जो कुछ बातें अड़ा रहे हैं यूट्यूबर्स ये वो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को जियो टीवी पे और वो चला भी है। तो उसमें 9 मई के हवाले से इन्होंने कुछ बातें की हैं। बहुत सारी बातें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, मुख्तलिफ वज़रा के हवाले से, ज़राए के हवाले से, कुछ सहाफ़ियों के हवाले से कि जनाब ये एक मुनज़्ज़म साज़िश थी और ये कू था कि ये दरअसल फ़ौज के अंदर से ही एक इनकलाब की कोशिश थी इमरान खां की एक साज़िश के तहत। तो वो अब इन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है कि मैं इत्तलात की बुनियाद पे, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, यानी वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कोई मामूली बात नहीं, गैर मामूली बात है। उन्होंने कहा जी मैं इत्तलात की बुनियाद पे, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये पाकिस्तान की फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ साज़िश थी और कुछ ख़वातीन, मर्द जो इनके हैं, सियासी जत्था और कुछ फ़ौजी और उनके ख़ानदान जो हैं इस साज़िश में, इस कार्रवाई में मुलव्वस थे। अब आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ साज़िश वही साज़िश यार जो इमरान खां पहले दिन से लगा हुआ है कि हाफ़िज़ साहब को आर्मी चीफ़ नहीं बनने देना। कभी लॉन्ग मार्च, कभी बयानात, कभी मुज़ाकरात, कभी हुकूमत को जो पेशकश कि जनाब मैं 3 नाम दे रहा हूँ इनमें से एक को लगा दें और फिर एक मौके पे ये कह देना कि जनाब सार शमशाद हाफ़िज़ नाल तो चंगा सार शमशाद नाल ला देवे। ये वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है और वो जो ख़ानदानों वाली बात है वो भी आपको पता ही है। और जो 2-3 जो है मेजर जनरल और कई ब्रिगेडियर और कोई निचली सतह के अफ़सर जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है, फिर उस वक़्त जो कोर कमांडर लाहौर थे उनको जो अलग किया गया है फ़ौज से, और जो ख़ानदान है उनमें पकड़े हुए लोग उनके रिटायर्ड अफ़सरों के बंदे भी हैं और रिटायर्ड अफ़सरों की जो जनरलों की बीवियाँ भी हैं और उनके दीगर रिश्तेदार भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पे आ चुकी हुई हैं। अब जो उन्होंने कहा ना ख़ानदान वाली बात, वो जो उस वक़्त कोर कमांडर लाहौर थे सलमान फ़याज़ गनी साहब, तो उनके घर का गेट खुला था, आपको याद है कि ज़ाहिर है गेट के अंदर तो सिक्योरिटी मौजूद थी ना, वो रोक सकते थे, नहीं रोका उन्होंने। घर की हिफाज़त तो करनी थी ना उन्होंने, चलो पीछे वाली बात छोड़ दें कि जनाब पहले से तय था, जो भी मामलात थे, तो वो गेट किसने खुलवाया था? खबर ये है कि कोर कमांडर साहब जो हैं वो बाद में आए हैं, उनकी अहलिया पहले से हिंद में आ जाती है और वो गार्ड्स को कहती हैं कि जनाब आने दें इनको, ना रोका जाए, यानी वो ये कहती है और फिर वही उनके साथ बलवाइयों के साथ गुफ्तगू करती हैं, एक तरह से आप कहें मुज़ाकरात करती हैं, लेकिन वो उनको क्या पता कि जनाब पीछे क्या हो रहा है, क्या मामला तय हुए हैं। वो तो हद-छुट किस्म के और जो जज़्बाती किस्म के नौजवान थे जिनको ये कहा गया जनाब यहाँ आग लगानी है, लगा दें, उन्होंने लगा दी है आग जो भी था। और वो ये कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस मुनज़्ज़म साज़िश के पीछे जो सरगना है, वो इमरान खान है। और ये मैं बात आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान की माफ़ी नहीं है। बड़े तरले मारे हैं इन्होंने,
बड़ी धमकियां दी हैं, सब कुछ करके देख लिया, आलमी प्रेशर दिलवाने की कोशिश जारी है, लेकिन इमरान खान के लिए माफ़ी जो है या माफ़ी का लफ्ज़ जो है वो मिटा दिया गया है डिक्शनरी से। इनकी डिक्शनरी उनकी जो माफ़ी देते हैं और जो पकड़ते हैं और जो कार्रवाइयाँ करते हैं या जिन पे इन्होंने हमला करवाया या जिनके खिलाफ बगावत करवाई, वो इमरान खान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं इस मामले को। और पिछले भी व्लॉग में मैंने इस पे ज़िक्र भी किया था, जो दो बड़ों की मुलाकात के हवाले से जो मेरे ज़राए ने मुझे खबर दी थी, वो मैंने बताया था कि इमरान खान के लिए माफ़ी नहीं है। अब भी आज के दिन में इमरान खान के लिए माफ़ी नहीं है। अगर तो कानून शनून बना के अदालतों के ज़रिए मामला हल होता है फिर भी ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर उनके अपने कवानीन है, अपना तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक जो है इमरान खान के खिलाफ जो होना है वो होगा। और वो जो एक बिल था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पुरतशद्दद इंतशार पसंदी के खिलाफ बिल, ये सेनेट में पेश किया गया। इस बिल में है क्या और ये इमरान खान इसके लपेटे में क्यों आते हैं? ये जब बिल पेश किया गया तो इस पे नून लीग के ही जो सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब और फिर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के अब्दुल गफूर हैदरी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर जो हैं, और फिर ताहर उद्दीन जो और जमात इस्लामी के जो हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने इस पे एतराज़ किया कि जनाब ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और कल को ये तमाम सियासी जमातों के गले पड़ जाना है। ये एक नारा भी बुलंद होगा कोई तो वो पकड़ के ले जाएंगे, पाबंदी लग जाएगी इस जमात पे। और फिर पीपल्स पार्टी की जो शहरी रहमान साहबा हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हम इसमें अपनी तरमीम लाएंगे। अब वहाँ जो रौला शोला पड़ गया ना, तो वहाँ तादाद होगी कम हुकूमती अरकान की, जिन्होंने हुकूमत के कहने पे वोट दे देना होता है, वो पड़ गए कम। तो इसका हल जो है सादक निशानी साहब ने ये किया कि उन्होंने कहा जनाब मैं इसको एजेंडे से ही ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ये आज बिल पेश ही नहीं होगा, इसको ड्राफ्ट कर दें फिर पेश कर दें। और जो शहरी रहमान साहब ने कहा इसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर इस बिल पे गौर होगा और ये इसमें जो कुछ सुकम हैं, कुछ जिस पे एतराज़ात हैं, वो मेल बैठेंगे, वो कहते हैं जनाब कोऑर्डिनेशन की कमी थी, एक दूसरे के साथ राब्ते-शाब्ते नहीं हो सके थे, एक दूसरे को एतमाद में नहीं लिया जा सका था, जल्दबाजी में थोड़ा-सा आ गया। तो ये जल्दबाजी में क्यों आया आपको पता ही है, जो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने छोड़ना नहीं है। तो ये फिर दोबारा एक मेरा ख्याल है कोशिश की जाएगी। इसमें अब है क्या, ख़तरनाक चीज़ क्यों है और इमरान खान के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से? अच्छा, पहले तो उन्होंने पुरतशद्दद इंतशार पसंदी की तशरीह की है ना उस बिल में कि पुरतशद्दद इंतशार पसंदी है क्या। इन्होंने कहा जनाब नज़रियाती कायद मजहबी और सियासी मामलात में ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल को वो कहते हैं ये इंतहा पसंदी है, पुरतशद्दद इंतशार पसंदी। और इन मामलात पर लोगों को तशद्दुद पर उकसाना जो है, उकसाने की कोशिश करना जो है, ये भी इंतहा पसंदी है, ये भी जुर्म है इसमें की। और इस पे उन्होंने कहा जनाब ये नाम बदल के भी ना जो तंजीमें जो हैं, जैसे अब एएनपी है, किसी दौर में नैप होता था तो उस पर पाबंदी लग गई तो एएनपी बन गई। तो इसी तरह वो कहते हैं कुछ जमातें हैं जो नाम बदल के वो काम नहीं कर सकेंगी, पाबंदी होगी उन पे। ये पता चल जाता है कि कौन से लोग हैं, वही लोग अगर उधर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना लेते हैं और लोग वही रहते हैं, तो फिर वो कहते हैं वही समझी जाएगी पहले वाली जमात। और फिर जनाब इस पे जो मीडिया वगैरह पे इसकी पाबंदी होगी, इस पे ज़िक्र-शुक्र नहीं होगा। ये तो होगी, चलो ठीक है, इंतहा पसंदी की बात। और दूसरा वो ये कहते हैं कि उनके असासे वगैरह जो है वो मुंजमद हो जाएंगे और नक़्ल व हरकत पर पाबंदी हो जाएगी, पासपोर्ट ज़ब्त हो जाएगा, कोई अगर असले के लाइसेंस वगैरह हैं वो भी ज़ब्त कर लिए जाएंगे। अच्छा, ये जुर्म है ना, इसे उन्होंने कहा जनाब ये काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म होगा और नाकाबिल ज़मानत होगा। सेशन कोर्ट जो है ये इसकी समाअत करेगी और 3 साल से 10 साल तक मुजरिम को सज़ा हो सकेगी। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी शिक्कें भी हैं जो बुनियादी आईनी हकूक़ से मुतसादिम है। मसलन ये है कि जनाब इलेक्शन पर ये लोग होंगे या उसका जो सरबराह होगा, जैसे इमरान खान, वो पाबंदी होगी, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ना वो जमात ना उसका सरबराह, ये सारी जुर्म में मुलव्वस होगा। और फिर जो दूसरी ये आइन में कुछ और लिखा हुआ, आइन में लिखा हुआ है कि अगर किसी जमात पे पाबंदी लगानी हो तो काबीना मंजूरी देगी और रेफरेंस भेजा जाएगा उसका सुप्रीम कोर्ट को, फिर जमात पर पाबंदी लगेगी। जमात पर पाबंदी लगाए बगैर इलेक्शन में जाने से उसे कैसे रोक सकते हैं? ये एक सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کو 90 دن سے 2 سال تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 90 دن سے 2 سال تک وہ نظر بند رہے گا یا حراست میں رہے گا، جو بھی ہے۔ جب قانون میں سزا مقرر کر دی گئی ہے کہ 3 سال سے 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے، تو اس کا ٹرائل کیوں نہ کیا جائے؟ اسے یہ بند کیوں کیا جائے؟ یہ اب یہ کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے قانون، عمران خان اور ان کی جماعت پر پابندی کے لیے، الیکشن سے دور کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا تھا، اور اس کا برملا ظاہر کیا جا رہا ہے وزراء کے طور پر۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو میڈیا سے کہہ دیا، میڈیا پہ بات کرتے ہوئے، کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جناب ہم یہ جو 9 مئی کا سانحہ ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اور جو اس نے بندے نے اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کیا ہوا ہے، تو وہ اس کی ذات میں آئے گا۔ یعنی ان کا جو لب لباب دا خلاصہ ان کی گفتگو کا یہی ہے کہ ہاں جی بالکل یہ عمران خان کے لیے، اور آئین یہ کہتا ہے اور عدالتی فیصلے یہ کہتے ہیں کہ فرد واحد کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا، نہ فرد واحد کو پکڑنے کے لیے اور نہ ہی فرد واحد کو کوئی فائدہ دینے کے لیے، نہ نقصان نہ فائدہ، فرد واحد کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ برملا کہہ رہے ہیں جناب یہ عمران خان کو پکڑنا ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہ کس کے بل بوتے پہ، کس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے اس کے وہی لوگ ہیں جن کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جن کی تنصیبات اور املاک پر حملے کروائے گئے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا اکسانہ تشدد پہ پرتشدد انتصاب پسندی کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ تو خان صاحب کی جو 1.5-2 سال بلکہ اس سے پچھلی جو آڈیوز ویڈیوز ہیں، جو پیغامات ہیں، جو تقریریں ہیں، وہ نکال لی جائیں تو یہ مجرم بنتے ہیں اس میں۔ وہی شہادتیں کافی ہیں، ان سے مکر نہیں سکتے۔ بار بار کہا ہوا ہے ایک ہی بات کو، اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو حافظ صاحب ہیں ان پر اب بھی تازہ ترین جو خطابات فرما رہے ہیں، ان میں بھی حافظ صاحب کے خلاف یہ باز نہیں آ رہے۔ خان صاحب پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ باز نہیں آ سکتا، اور نہ باز آ رہا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جس طرح کا جو بندہ جو کہتے ہیں جدیں دا منہ داندی چپیڑ، تو پھر اسی طرح کے قانون بننے ہیں۔ پھر عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اب میں بھی اس کو کچھ ریفائن کر لیا جائے، کچھ بہتری لے آئیں، کچھ ایسا لگے کہ جناب یہ فرد واحد کے لیے نہیں ہے، اور پھر جو بل پیش کرنے والے صاحب ہیں جو اس کے اغراض و مقاصد بیان کریں، ان میں اس کو جنرلائز کر دیں تھوڑا سا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔